Hello everyone. Today we will talk about new chapter that is ratio and proportion. आज हम इस वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चंस होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे और उन्हें बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम उन्हें समझेंगे भी। चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर रेशियो की एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है कि जो रेशियो है वो एक कंपैरिजन और रिलेशनशिप होता है दो और मोर नंबर्स के बीच में। सबसे पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। जो इसका साइन होता है वो होता है कुछ इस तरह से। ये रेशियो का सिंबल है यहाँ पर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4 जो रेशियो है वो यहाँ पर एज अ फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। ये एज ए डिवीजन हो गया। अब बारी आती है रेशियो की कि हम इस फ्रैक्शन को और इस डिवीजन को रेशियो में कैसे लिखते हैं। 3:4 ये हो गया एज अ रेशियो, ठीक है। रेशियो को हम रेशियो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इसे इज टू पढ़ेंगे। जब इन दोनों के बीच हो जाएगा तो इसे ऐसे रीड करेंगे 3:4, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रेशियो की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है और उसके सिंबल के बारे में हमने यहाँ पर पता किया है कि कैसे दो नंबर और ज़्यादा नंबर्स के बीच में हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब हम इस रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। Convert the ratio 28:42 in its simplest form। जो यहाँ पर 28:42 दे रखा है इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं 28:42। अब सबसे पहले हमें इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए। ये दोनों बेसिकली 14 की टेबल में आते हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 14, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका HCF निकाल लिया है। अब क्या करेंगे 28:42 इक्वल टू 28/42। मैंने आपको अभी रेशियो की डेफिनेशन में बताया था कि हम रेशियो को डिवीज़न में भी लिख सकते हैं, एज अ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं और एज अ रेशियो तो वो है ही। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। 28/14, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे हमने फ्रैक्शन चैप्टर में देखा था कि जिसका डिवीज़न डिनोमिनेटर में हो रहा है उसी का डिवीज़न न्यूमरेटर में भी होगा। 42/14, ठीक है। अब 14 की टेबल में 28 कितनी बार में आता है? ये आता है 2 बार में, ठीक है। और 14 की टेबल में 43 कितनी बार में आएगा? ये होगा 3 टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जो ये यहाँ पर बिग नंबर थे उन्हें हमने स्मॉल नंबर्स में सॉल्व कर दिया है। अब ये जो फ्रैक्शन में जो नंबर आया है इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का बहुत ही सिंपल है। बस हमें थोड़ा सा इसमें टेबल्स का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कौन सी टेबल में आएगा। चलते हैं इसी तरह की एक और क्वेश्चन की तरफ। Convert the ratio
35:14 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसा हमने अभी जस्ट पहले किया था वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। सो 35:14। अब 35 और 14 का हमें HCF निकालना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका। सो ये दोनों आते हैं 7 की टेबल में, तो इसका HCF होगा 7। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 35:14 इक्वल टू 35/14। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी किया था, 35 डिवाइडेड बाय 7/14 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा, 5। और 7 की टेबल में 14 कितनी बार में आएगा, 2 टाइम में आएगा इसे। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसे हम रेशियो में लिख देते हैं 5:2। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी और इजीली सी मेथड है ये। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सप्रेस द रेशियो 480:384 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर हमने थोड़े से बड़े नंबर लिए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 480:384। अब यहाँ पर भी हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हमें ये पता करना है कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं जो कि इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो ये दोनों आते हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 96। ये दोनों 96 की टेबल में आते हैं। सो 480:384 इक्वल टू 480/384। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, 480 डिवाइडेड 96/384 डिवाइडेड 96। अब 96 की टेबल में 480 कितनी बार में आएगा, तो ये आएगा 5 बार में। आप चाहे तो इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट है 384 96 की टेबल में कितनी बार में आएगा, तो ये आएगा 4 टाइम में। ठीक है, सो ये इसका 5/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में 5:4। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, हमने कन्वर्ट किया है, हमने एक्सप्रेस भी किया है। अब इसी से रिलेटेड आगे और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹125 टू ₹275। हमें इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 125 रुपीज़, 275 रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका फैक्टर निकालना है, ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं। सो इनका जो फैक्टर होगा वो होगा 25। ठीक है, ये दोनों 25 की टेबल में आते हैं। सो 125/275 रुपीज़ इक्वल टू, ठीक है, सो
25 divided 25 upon 275 divided 25 इक्वल टू, अब 25 की टेबल में 125 कितनी बार में आता है? सो ये आता है 5 टाइम में, ठीक है। और 275 25 की टेबल में 11 टाइम में आता है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 11। सो ये हो गया इसका रेशियो, मतलब यहाँ तो अभी फ्रैक्शन है, अब हम इसे रेशियो में लिखेंगे 5:11। सो ये हो गया इसका रेशियो, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका रेशियो फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 ग्राम टू kg। सो अब यहाँ पर 200 ग्राम और 2 kg के बीच हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें जो ये किलोग्राम दे रखा है इसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। सो जो ये 2 kg है ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा 2000 ग्राम, ठीक है। अब हमने इसे यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में चेंज कर दिया है। सो 200 ग्राम इज टू 2000 ग्राम, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये दोनों किस टेबल में आएंगे, मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, ये किससे कटेगा? सो ये कटेगा 200 से। सो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 200, ठीक है। सो 200 अपॉन 2000, ठीक है। 200 divided 200 and 2000 divided 200, ठीक है। अब 200 से 200 डिवाइड होगा, सो इसका आंसर आएगा 1। और जब हम 200 से 2000 को डिवाइड करेंगे सो इसका आंसर आएगा 10। सो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है 1:10, मतलब इनका एक छोटा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी आगे किए हैं। सो ये इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ 36 मिनट टू 2 आवर्स। अब यहाँ पर 36 मिनट और 2 आवर्स दे रखा है। तो इन दोनों के बीच का हमें सबसे पहले तो रेशियो बताना है, लेकिन उससे भी पहले हमें जो ये 2 आवर्स दे रखा है इसे हमें मिनट में चेंज करना है। सो 1 आवर में होता है 60 मिनट्स। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 आवर्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स में, ठीक है। अब ये हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो मिनट कितने आ गए हैं, 120 मिनट्स आ गए यहाँ पर। अब 36 मिनट्स इज टू 120 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर हमने आवर्स को मिनट में चेंज कर दिया। अब ये दोनों मिनट मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि 36 और 120 कौन सी टेबल में आते हैं, मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा जिससे दोनों इजीली डिवाइड हो जाए। सो ये दोनों आते हैं 12 की टेबल में। 12 10 120 एंड 12 3 36। सो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF
हो गया इसका 12, ठीक है। सो 36 डिवाइडेड 120 इक्वल टू 36 डिवाइडेड 12 अपॉन 120 डिवाइडेड 12। अब 12 की टेबल में 36 3 बार में आता है, सो 3, और 12 की टेबल में 120 10 टाइम में आता है, तो ये हो गया 10। अब यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है एज अ फ्रैक्शन। अब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3:10, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने निकाल लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio of 3 kilometer to 100 meter to 1640 मीटर। अब यहाँ पर ये जो 3 किलोमीटर दे रखा है उसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है मीटर में। सो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में। सो 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 1000 मीटर प्लस 200 मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो 200 तो ऑलरेडी यहाँ पर मीटर दे रखा है, सिर्फ हमें 3 को चेंज करना है मीटर में। सो हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो अब 3 का मल्टीप्लाई होगा 1000 में, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर प्लस 200 मीटर। सो जब ये ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3200 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सो अब ये कुछ इस तरीके से होगा, 3200 मीटर इज टू 1640 मीटर, ठीक है। अब इसका हमें HCF बताना है, कॉमन फैक्टर इन दोनों का, कि ये दोनों कौन सी टेबल से कट हो सकते हैं। सो ये होगा 40 की टेबल से। सो 3200 अपॉन 1640 इक्वल टू 3200 डिवाइडेड 40 अपॉन 1640 डिवाइडेड 40, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। सो 4 की टेबल में 32 8 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ पर हो जाएगा 41। 40 की टेबल से जो ये 1640 है वो कटेगा 41 टाइम में, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया है। अगर हम इसे और आगे कट करना चाहें तो ये कट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पर ऑड और इवन का है। सो ये दोनों एक ही टेबल से नहीं कट सकते। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 80/41। सो हम इसे अब रेशियो में लिखेंगे, 80:41। सो ये इसका जो रेशियो था हमने निकाल लिया यहाँ पर। थोड़ी सी लॉन्ग मेथड थी बट बहुत ही इजी है क्वेश्चन, आप कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इक्विवेलेंट रेशियो। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो की एक डेफिनेशन है, रेशियो जो कि एक्सप्रेस करता है एक कॉमन रेशियो को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 2:4 है, ठीक है, 3:6 है एंड 4:8 है। जब हम इन
नंबर्स का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जब उसे कट करेंगे तो जब उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो इक्वल होगा। हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स मतलब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:5। तो यहाँ पर जो हम रेशियो दे रखा है, जो दो नंबर्स दे रखे हैं उनका हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। सो 3:5, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनका इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम शुरू करते हैं 2 से, यहाँ पर भी 2, दोनों में सेम नंबर से होगा। अब 2 के बाद हम ले लेते हैं 3 into 3 and 5 into 3, ठीक है। अब 3 2 जा 6 and 5 2 जा 10 equal to 3 3 जा 9 and 5 3 जा 15। और ये जो 3:5 है इसे भी हम यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख देंगे 3/5। तो देखिए जब हम इसे कट करेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो इसका जो आंसर है वो 3/5 ही आएगा। कट करके देखते हैं हम इसे, 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10। अब इसको 3 की टेबल से 3 3 जा 9 and 3 5 जा 15। सो देखिए यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट है क्योंकि जब हमने कट किया तो वहाँ पर क्या आया 3/5। सो विच मीन्स 3:5 and 6:10 and 9:15 क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है, इक्विवेलेंट रेशियो। सो देखिए ये मेथड बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आया था उसे हमने कट करके भी देखा। सो हमारा आंसर क्या था, सेम था। सो विच मीन्स जो हमने इक्विवेलेंट रेशियो निकाला है वो 3:5 है। नाउ कम टू दी सिमिलर क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:7। जैसा हमने पहले किया था सिमिलर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही मेथड हमें यूज करनी है। सो 5:7। सो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 5 into 2 7 into 2। सो 5 2 जा 10 हो जाएगा and 7 2 जा 14। नेक्स्ट लेते हैं 5 into 3/7 into 3। सो 5 3 जा 15 and 7 3 जा 21। सो अब जो यहाँ पर ये is2 दे रखा है मीन्स रेशियो में दे रखा है, इसे हम यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख देते हैं 5/7 10/14 equal to 15/21। ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ कट करके देखा था हम यहाँ भी कट करके देख सकते हैं इसे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 and 3 5 जा 15 and 3 7 जा 21। सो देखिए यहाँ पर भी इन दोनों में सेम ही आया है। सो विच मीन्स ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है। सो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं, हम इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे आगे। कंपेयर द रेशियोज 4:7 and 5:8। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4:7
इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/7। फिर है 5:8, इसे भी लिखेंगे 5/8 एज ए फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम इक्वल टू 7 और 8 का एलसीएम होगा 56। ठीक है, हमने इसका एलसीएम भी निकाल लिया है। यहाँ पर हमने एलसीएम निकालना फ्रैक्शन चैप्टर में सीखा है। सो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लिया है और 4/7 इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाए। जैसे हमने फ्रैक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हमें यह मेथड सॉल्व की है। सो एज इट इज़ यहाँ पर भी वही होगा, 4/7 ठीक है। सो 7 की टेबल में 56 कितने टाइम में आता है, 8 बार में आता है यहाँ पर। सो 8 लिखेंगे और ऊपर भी 8 लिखेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। 4/7/56, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5/8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5/8 इंटू, अब 8 की टेबल में 7 टाइम में आएगा 56, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में। 5 7 सा 35 एंड 8 7 सा 56। सो हमारे जो डिनोमिनेटर्स थे वो सेम आ चुके हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 32/56 एंड 35/56। अब हम चाहे तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसे कट कर देंगे 8 की टेबल से, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 7 ज़ा 56। और यहाँ पर भी 7 की टेबल से होगा ये, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 8 ज़ा 56। सो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 5:4 सो यहाँ पर हमने पता कर लिया है इन दोनों का कंपैरिजन करके कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सो चलिए इसी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं हम आगे। Write the following ratio in ascending order: 4:3, 7:10 and 4:7। तो यहाँ पर जो ये रेशियोज दे रखे हैं इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो चलिए करते हैं। 4:3 फ्रैक्शन में होगा 4/3, फिर है 7:10, ये हो जाएगा 7/10, फिर है 4:7, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक है, अब जैसे हमने पहले वाले में किया था, हमने सभी डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकाला था, तो सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 3 10 और 7 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। 3 10 एंड 7, ठीक है। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 210, ठीक है। इन डिनोमिनेटर्स का यहाँ पर हमने एलसीएम भी निकाल लिया है। 4/3 इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 में हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि 210 आ जाए। सो 4/3 इंटू, अब 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 70 का मल्टीप्लाई दोनों में, ठीक है। 3 का 0 में होगा, 0 आएगा एंड 3 7 ज़ा 21, और 4 का करते हैं 70 में 280, ठीक है। ये इसका हमने कर लिया यहाँ पर।
अब नेक्स्ट है यहाँ पर 7/10, ठीक है। सो 7 इंटू एन अपॉन 10 इंटू, अब 10 में यहाँ पर कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम? सो 21 का हो सकता है यहाँ पर, जिससे हमारा आंसर सही आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 21 में होगा, सो ये 210 आ जाएगा। और उसमें करेंगे 7 का, और 7 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 147, ठीक है। इसका भी हमने निकाल लिया है। अब है 4/7, 4 इंटू 7 इंटू, ठीक है। अब इसका निकालते हैं हम। अब 7 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए? तो हम यहाँ पर करेंगे 30 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ पर हमने तीनों का निकाल लिया है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 120/210, ठीक है। फिर इससे थोड़ा बड़ा नंबर है 147/210। फिर उससे बड़ा है 280/210। अब यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 120 एंड 210 है, सो उसका जो क्वेश्चनिंग था वो है 4/7, और उसके बाद 147/210 का है 7/10, फिर है 4/3। सो हमने यहाँ पर सभी को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। थोड़ा सा इसमें लॉन्ग मेथड है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद में फिर जो भी डिनोमिनेटर हो उससे रिलेटेड नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर्स का, फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में। आफ्टर दैट हमारा आंसर आ जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write the following ratio in descending order: 1:6, 3:7, 5:14 and 5:21। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। इससे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था, और अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 1:6, 1/6, फिर है 3:7 इक्वल टू 3/7, 5:14 इक्वल टू 5/14, 5:21 ये हो जाएगा 5/21, ठीक है। यहाँ पर हमने सभी को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर से हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 6, 7, 14 एंड 21 का एलसीएम होगा 42, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम भी आ चुका है। अब क्या करेंगे, 1/6 इक्वल टू 1/6 इंटू, अब 6 में 42 कितनी बार में आएगा? सो 6 की टेबल में 42 7 टाइम में आता है, तो दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7 एंड 6 7 ज़ा 42। फिर नेक्स्ट है 3/7, ठीक है। 3/7 इंटू 7 की टेबल में भी 42 6 टाइम में आता है, तो दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 ज़ा 18 होगा एंड 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अब इसका भी निकाल लिया। अब है 5/14,
5/14 इंटू, अब 14 की टेबल में 42 कितनी बार में आएगा? सो आएगा 3 टाइम में। 5 3 ज़ा 15 एंड 14 3 ज़ा 42। फिर है 5/21, 5/21 इंटू, अब 21 की टेबल में 42 कितनी बार में आएगा? 2 टाइम में आएगा। सो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 2 ज़ा 42 हो जाएगा एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सभी का मल्टीप्लिकेशन करके मतलब उसे लाइक रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया है। मतलब लाइक फ्रैक्शन जो होता है, जो डिनोमिनेटर जिसके सेम होते हैं वो लाइक होता है, मतलब ये लाइक नंबर्स हैं यहाँ पर। तो अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं। सो इन दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा नंबर, बढ़ते से छोटे क्रम में जाना। सो अब हम इसे बड़े से छोटे नंबर पर लेके जाएंगे। तो इन चारों आंसर्स में यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 18/42, 18/42। फिर उससे थोड़ा छोटा नंबर है 15/42। फिर नेक्स्ट है 10/42। फिर है 7/42। सो अभी हमने यहाँ पर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। अब जो इनके क्वेश्चनिंग थे, जो 1:6, 3:7 और ये सब थे, अब हमें इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है इनके आंसर्स के अकॉर्डिंग। सो 18/42 है 3:, मीन्स 3/7 भी लिख सकते हैं उसे, या 3:7 लिख दीजिए। फिर 15/42 है 5/14। फिर है 10/42 का है 5/21। नेक्स्ट है सबसे छोटा नंबर जो है वो है 1/6। सो हमने यहाँ पर इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है। सो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग क्वेश्चंस, थोड़ा सा हमें बस एलसीएम का ध्यान रखना है यहाँ पर, और थोड़ा सा टेबल्स का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि टेबल्स के हिसाब से ही इसमें मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी एलसीएम आए उस, और जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई हो ताकि वो लाइक नंबर हो। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Two numbers are in the ratio 3:5 and the smaller number is less than 18, the larger number. Find the numbers. दो नंबर का रेशियो है 3:5 और जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से 18 कम है। सो हमें ऐसे दो नंबर बताना है। सो हम यहाँ पर कुछ रिक्वायर्ड नंबर ले लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ले लेते हैं हम 3x एंड 5x। ठीक है, हमने जो ये रेशियो वाला था उसे हमने अभी x मान दिया है दोनों नंबर्स को। ठीक है, अब जो लार्जर नंबर माइनस, क्योंकि कम है यहाँ पर इसीलिए माइनस में आएगा, एंड स्मॉलर नंबर। कितना कम है? 18 कम है, सो इक्वल टू 18। अब यहाँ पर लार्जर नंबर है 5x माइनस स्मॉलर नंबर है 3x इक्वल टू 18। ठीक है, सो 5 में से 3 माइनस होगा, सो ये बचेगा 2x इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये 2 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, x इक्वल टू 18/2। अब 2 की टेबल में 18 9 बार में आता है, सो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। सो x इक्वल टू 9।
तो जो x की वैल्यू है वो अभी क्या आ गई है, यहाँ पर 9 आ गई है। लेकिन जो हमारे स्मॉलर और लार्जर नंबर हैं उन्हें भी हमें अभी सॉल्व करना है। सो जो फर्स्ट नंबर है हमारा 3x, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 9 है, सो x की जगह पर 9 आ जाएगा। सो 3 9 जा 27, ठीक है। अब सेकंड है 5x, अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 9 आ जाएगी, 5 9 जा 45। सो यहाँ पर जो दो नंबर थे, मतलब जो छोटा नंबर है वो बड़े नंबर से 18 कम है। सो यही वो दो जो नंबर हैं जिसका रेशियो आएगा 3:5, ठीक है। जब हम इसे 9 की टेबल से कट करेंगे तो इसका रेशियो 3:5 आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मास ऑफ zinc and copper in an alloy is 5:9. If the mass of alloy is 11.2 kg, find the mass of zinc in it. मतलब एक जो अलॉय है जिंक एंड कॉपर का, उसका रेशियो ऑफ मास है 5:9। इफ द मास ऑफ अलॉय इज 11.2 kg, यदि जो अलॉय है उसका मास 11.2 kg होगा, तो हमें जिंक का मास जो है उसका हमें पता करना है कि वो कितना होगा अलॉय के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द मास ऑफ जिंक एंड कॉपर का जो रेशियो है, मतलब उनके जो अलॉय का रेशियो है वो है 5:9। सो हम इसे मान देंगे 5x एंड 9x, ठीक है। हमने यहाँ पर 5x एंड 9x मान लिया है जो उनका रेशियो था। अब हमें यहाँ पर मिला है मास का, मतलब अलॉय का जो वेट है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। सो मास ऑफ अलॉय इक्वल टू 11.2 kg हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, दोनों को मिला के, सो इनका जो अलॉय दे रखा है वो है 5x प्लस 9x प्लस, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों को मिलाकर मतलब इनका टोटल बताना है हमें, इक्वल टू 11.2 kg, ठीक है। 5 प्लस 9 हो जाएगा 14x इक्वल टू 11.2 kg, ठीक है। अब ये जो 14 है ये उठकर डिवाइड में आ जाएगा 11.2 अपॉन 14। अब इसे हम कट करेंगे, सो ये हो जाएगा 0.8, मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0.8 आ गई यहाँ पर। अब हमें मास ऑफ जिंक निकालना है। हमने x की वैल्यू तो यहाँ पर निकाल ली है 0.8, अब हमें क्या निकालना है, जिंक का निकालना है कि जिंक कितना है। सो मास ऑफ जिंक है 5x, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू है 0.8, सो ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 kg, ठीक है। मीन्स जिंक का जो मास है वो कितना है, 4 kg। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। हमने यहाँ पर सबसे पहले जो रेशियो था उसे हमने x मान दिया था यहाँ पर, फिर इन दोनों का एडिशन हो गया, फिर उसका हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, एंड जो हमारी x की वैल्यू आई थी उसका जो जिंक रेशियो था उसमें हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। सो हमारा आंसर, जिससे कि हमें आंसर मिल गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। If the perimeter of triangle is 45 cm and its sides are in the
रेशियो 2:3:4, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यदि एक ट्राइंगल का पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर है और उसकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो है 2:3:4, सो हमें ट्राइंगल की साइड्स को फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पेरीमीटर लेते हैं। ट्राइंगल का पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है 45 सेंटीमीटर। अब इनकी जो साइड्स हैं, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द साइड्स है 2:3:4, ठीक है। सो अब इनको हम ऐड कर देंगे, सो इनका सम हो जाएगा 2 + 3 + 4। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। सो जो इसका टोटल था वो 9 आ गया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्राइंगल की साइड्स निकालनी है। सो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब यहाँ पर 2, 3 और 4 के जो डिनोमिनेटर होगा वो 9 होगा, क्योंकि इनका जो सम है वो 9 है। सो 2/9 × 45, ये जो 45 है उनका मल्टीप्लाई होगा उसकी जो साइड्स का जो रेशियो है उसमें। फिर है 3/9 × 45 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है 4/9 × 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन्हें कट कर देंगे, सभी आपस में कट हो रहे हैं। 9 की टेबल से 45 कट हो रहा है, 9 1 = 9, 9 5 = 45। यहाँ पर भी हो रहा है 9 5 = 45 और यहाँ पर भी हो रहा है 9 5 = 45। और जो 2 × 5 है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 = 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर 3 5 = 15। फिर नेक्स्ट है 4 5 = 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो हमने निकाल ली है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जिनका रेशियो है 2:3:4। सो इनकी साइड्स हो गई 10, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने ट्राइंगल की साइड्स निकाल ली हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two numbers are in the ratio 3:5. Their sum is 160. Find the two numbers. दो नंबर्स है जिनका रेशियो है 3:5 और उनका सम है 160। सो हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनका सम 160 है और जिनका रेशियो 3:5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3x एंड 5x, ठीक है। हमने यहाँ पर जो रेशियो थे उनको हमने 3x एंड 5x मान लिया है। अब जो इनका सम है वो क्या है, 160 है, ठीक है। अब हमें ऐसे दो नंबर पता करना है जिसका सम 160 हो। सो 3x + 5x, क्योंकि इन दोनों का सम बताना है हमको, 160। ये हो जाएगा 3 + 5 8x इक्वल टू 160। अब ये जो 8 है इधर उठकर डिवाइड में आ जाएगा, x 160/8
8 2 ज़ा 16, ये इसकी x की वैल्यू आ गई है 20। अब ये जो यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड नंबर लिए थे 3x और 5x, उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो पहला नंबर है 3x। सो यहाँ पर हम x की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे 20। सो 3 का 20 में मल्टीप्लाई होगा, सो ये हो जाएगा 60, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है 5x, 5 इंटू 20, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू रख देंगे x की प्लेस पर, यहाँ हो जाएगा 25 ज़ा 100, ठीक है। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 160, तो 0, 6 एंड 160। सो यही वो दो नंबर हैं जो कि रिक्वायर्ड थे, जिनका रेशियो होगा 3:5। सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की यहाँ एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, टू रेशियो आर इन प्रोपोर्शन इफ दे आर इक्वल। टू रेशियो प्रोपोर्शन होते हैं अगर वो दोनों इक्वल हो, ठीक है। हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं और चाय में हम आधा दूध आधा पानी लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम प्रोपोर्शन के हिसाब से ही आधा दूध और आधा पानी होता है, मतलब वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है दोनों का, दूध का और पानी का, ठीक है। अब हम उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, वो भी प्रोपोर्शन होता है कि हम किस दूध और पानी के अकॉर्डिंग उसमें जो चीनी डाल रहे हैं वो उसके हिसाब से डालेंगे। फिर हम चाय पत्ती डालते हैं तो वो भी एक प्रोपोर्शन हो गया कि हम उसके हिसाब से ही उसमें चाय पत्ती डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये प्रोपोर्शन होती है ताकि सारी चीज़ें इक्वल हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी वही है, या हम सब्जी वगैरह का एग्जांपल ले लें, हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें ऑयल का भी प्रोपोर्शन होता है, सब्जी का भी होता है, मसालों का भी प्रोपोर्शन होता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे डेली बेसिस पे हम एक्चुअल में करते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन होता है। मतलब किसी चीज़ को भी बनाने में या खाने में तो अधिकतर हम प्रोपोर्शन का यूज़ होता ही होता है, क्योंकि हमें सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर प्रोपोर्शन मैच करके ही सारी डिशेस बनानी होती है। सो ये तो था एक डेली रूटीन, जो एग्जाम्पल था वो हमने किया है, लेकिन हम इन्हें कुछ क्वेश्चंस के बेस पर समझेंगे। सबसे पहले हम इसका साइन देख लेते हैं कि प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है। सो इसका साइन है, इसका साइन इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया चाय और खाने का एग्जाम्पल देके कि क्या होता है। सो ये इसका साइन है, या तो हम इस तरह का साइन लगाएंगे या तो हम इस तरह का साइन लगाएंगे। रेशियो में सिर्फ 2 डॉट्स होते हैं और यहाँ पर 4 होते हैं। सो चलिए इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम आगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड। Consider the ratio 20:49 and 33:77 and find if they are in proportion. अब जो यहाँ पर 20:49 एंड 33:77 दे रखा है, ये दोनों प्रोपोर्शन है या नहीं, हमें ये बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21:49 इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 21/49, फिर है 33:77, ये हो जाएगा 33/77, ठीक है। अब यहाँ तो हमने इसे एज ए फ्रैक्शन लिख दिया है, अब हम इसका डिवाइड करेंगे 21/49। अब ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं जिससे ये इजीली डिवाइड हो जाए, दोनों नंबर सेम टेबल में आना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में आएगा वही न्यूमरेटर में आएगा। सो 49 आता है 7 की टेबल में और 21 भी आता है। सो यहाँ पर दोनों 7 से डिवाइड होंगे। 7 की टेबल में 21 आता है 3 टाइम में और 49 आता है 7 टाइम में।
ठीक है। फिर है 33/77 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें 33 एंड 77 का डिवाइड ऐसे नंबर से करना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। सो 33/77 डिवाइडेड, ये दोनों आते हैं 11 की टेबल में, सो उसका डिवाइड होगा 11 से, ये आएगा 3 बार में और ये आएगा 7 टाइम में। सो देखिए यहाँ पर दोनों जो नंबर्स हैं वो मैच हो रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन है। 21:49 इक्वल टू 33:77, जिनका यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है, जो प्रोपोर्शन निकल के आया है, वो दोनों मैच हो रहा है, 3:7 एंड 3:7, मतलब ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शन हैं, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। सो यही मेथड है जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल में समझाया था कि सभी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पर भी ये दोनों रेशियो मैच हो रहे हैं, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोपोर्शन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आर 50, 75, 30 एंड 45 इन प्रोपोर्शन, हमें ये बताना है कि ये चारों प्रोपोर्शन है या नहीं। सो सबसे पहले हम इन्हें रेशियो में लिख देते हैं। 50:75, तो ये हो जाएगा 50/75। फिर नेक्स्ट है 30:45, तो ये फ्रैक्शन में होगा 30/45। अब यहाँ पर भी हमें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी की थी प्रोपोर्शन वाले में, कि ऐसे नंबर्स हमें लाना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। सो 50/75 इक्वल टू 50/75 डिवाइडेड, अब यहाँ पर हम ऐसे कौन से नंबर से इसका डिवाइड करें कि ये दोनों सेम ही टेबल से डिवाइड हो जाए। तो ये डिवाइड होगा 25 की टेबल से, दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं। 50 आता है 2 बार में एंड 75 आता है 3 बार में। सो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 2:3। नेक्स्ट है 30/45 इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमें ऐसा टेबल लेकर आना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। सो ये दोनों आते हैं 15 की टेबल में। ठीक है। सो 30 15 की टेबल में आता है 2 टाइम में और 45 आता है 3 टाइम में। सो यहाँ पर भी 2:3 हो गया है। अब यहाँ पर भी दोनों प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों का ही सेम रेशियो निकल के आया है यहाँ पर। सो 50:75 इक्वल टू 30:45, मतलब ये दोनों क्या है, दोनों ही प्रोपोर्शन है, आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है। सो ये भी हो गया प्रोपोर्शन, मतलब हमने यहाँ पर इसे फाइंड कर लिया है। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर भी ये नंबर्स दे रखे हैं जिसे हमें बताना है कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। सो हम इसे पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 5:25 इक्वल टू 5/25। नेक्स्ट है 30:150 एज अ फ्रैक्शन, 30/150। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इनका ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो जाए। सो 5/25 डिवाइडेड, अब 5 और 25 तो 5 की टेबल में आते हैं, सो ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 1 सा 5 हो जाएगा एंड 5 5 सा 25। अब नेक्स्ट है
अपॉन 150। अब 30 और 150 का ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें जिससे दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए और इनका प्रोपोर्शन भी सेम आए। सो ये डिवाइड होंगे 15 से, 15 2 ज़ा 30 एंड 15 10 ज़ा 150। अब यहाँ पर इसका तो आया है 1:5 और ये हो गया है 2:10, मीन्स 5:25 एंड 30:150 दोनों प्रोपोर्शन नहीं है। मतलब द गिवन रेशियो do not form a proportion। ठीक है, तो ये इसका हमने निकाल लिया है। एक में प्रोपोर्शन था जो इसके जस्ट पहले किया था और ये दोनों प्रोपोर्शन नहीं है क्योंकि इनके जो रेशियो निकल कर आए हैं वो दोनों भी सेम नहीं है, विच मीन्स ये दोनों प्रोपोर्शन नहीं हो सकते। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो दो रेशियो दे रखे हैं हमें ये बताना है कि ये दोनों प्रोपोर्शन है या नहीं। 10 minutes is to 1 hour and 6 hours is to 36 hours। सो जो यहाँ पर 10 minutes हैं और यहाँ पर 1 hour है, सो जो ये 1 hour है इसे हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 minutes is to 1 hour इक्वल टू 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। सो 10 minutes is to 60 minutes। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे आवर्स से मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। सो ये हो जाएगा 10:60। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें इसका ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सो ये 10 से ही डिवाइड हो सकते हैं। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 6 ज़ा 60। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे कर दिया तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1:6। अब नेक्स्ट है 6 hours is to 36 hours। सो ये होगा 6:36। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसे फ्रैक्शन में लिख देंगे 6 डिवाइडेड। अब यहाँ पर हम ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करें कि दोनों डिवाइड हो जाएं? तो ये होंगे 6 की टेबल से क्योंकि दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 6 ज़ा 36। सो इसका भी जो रेशियो बनेगा वो होगा 1:6। तो यहाँ पर जो दोनों का रेशियो आया है वो प्रोपोर्शन में है, मतलब दोनों ही इक्वल है। सो ये दोनों प्रोपोर्शन हुए 10 minutes is to 1 hour equal to 6 hour is to 36 hours are in proportion। सो यहाँ पर हमने दोनों का ही प्रोपोर्शन निकाल लिया है और दोनों ही इक्वल है। सो आप इस टाइप के घर पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 16:x। प्रोपोर्शन सिंबल है यहाँ पर, फिर 18:72। ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं प्रोपोर्शन में। सो इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं
तभी इसे आगे हम सॉल्व कर पाएंगे। सो इसको हम लिखेंगे A इज टू B, प्रोपोर्शन का सिंबल, फिर C इज टू D। ठीक है, सो ये A और D होता है, A एंड D होता है एक्सट्रीम, या फिर इसे कह सकते हैं एक्सट्रीम्स, दो में से कुछ भी कह सकते हैं। और C एंड B होता है मीन्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में आपका फॉलो होगा ये सिस्टम। सो आपको ध्यान रखना है कि A और D होता है एक्सट्रीम एंड C एंड B होता है मीन्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो A का मल्टीप्लाई होगा D में एंड B का मल्टीप्लाई होगा C में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। सो सबसे पहले लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब A और D का मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो एक्सट्रीम है यहाँ पर। सो 16 मल्टीप्लाई 72 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है यहाँ पर, मतलब मीन्स C और B x इंटू 18। ठीक है, सो अब ये क्या होगा, x इक्वल टू 16 इंटू 72 अपॉन 18। अब यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे। सो ये 9 की टेबल से कट हो जाएगा, 9 एट ज़ा 72 एंड 9 टू ज़ा 18, फिर 2 से 16 कट हो जाएगा, 2 एट ज़ा 16, सो 8 एट ज़ा 64। सो जो यहाँ पर ये x की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए दी हुई थी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 64। सो यहाँ पर हमने जो प्रोपोर्शन में जो 4 नंबर थे उसमें हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। सो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में है और ये प्रोपोर्शन में है। सो हमें यहाँ पर भी a की वैल्यू निकालनी है, मतलब a की प्लेस पर यहाँ पर क्या x दे रखा है। सो जैसा हमने पहले किया था ये वैसा ही है, बस इसमें x की जो प्लेस है वो चेंज हो गई है। सो यहाँ पर हम करते हैं इसे। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है A और D, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है C और B। सो हम यहाँ पर A और D को लेते हैं, x इंटू 39 इक्वल टू 45 इंटू 52, x इंटू 39 इक्वल टू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2340। अब क्या करेंगे, ये 39 यहाँ का डिवाइड का हो जाएगा, x इक्वल टू 2340 अपॉन 39। ठीक है, अब 39 की टेबल में 234 6 टाइम में आता है और ये 0 एज इट इज़। सो x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 60। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बहुत ही इजीली वे में इसे सॉल्व किया है। बहुत ही इजी मेथड है ये। सो आप इससे आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 notebooks cost 18 rupees. Find by the method of proportion the number of notebooks that can be bought for 72 rupees. मतलब 2 नोटबुक की कीमत है 18 रुपीज़।
सो हमें प्रोपोर्शन मेथड से ये बताना है कि हम 72 रुपीज़ में कितनी नोटबुक्स खरीद सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हमें प्रोपोर्शन मेथड में करना है। सो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड नंबर ले लेते हैं कि हम 72 रुपीज़ में कितनी नोटबुक्स परचेस कर पाएंगे। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर 72 रुपीज़ इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसे यहाँ पर एक्स मान लिया है और 2 नोटबुक्स की कीमत है 18 रुपीज़। ठीक है, अब हमें इसे प्रोपोर्शन मेथड में सेट करना है। सो 2:x इक्वल टू 18:72। ठीक है, हमने यहाँ पर इसे प्रोपोर्शन मेथड में जमा दिया है। अब सॉल्व करते हैं इसे। 2 का मल्टीप्लाई होगा 72 में, जो कि एक्सट्रीम होता है। सो 2 × 72 इक्वल टू x × 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस दोनों का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर 18 को इधर ला के हम इसे कट भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इसे इधर ले आते हैं। 2 × 72 अपॉन 18। अब हम इसे कट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 70। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 8। 8 notebook can be bought for ₹72। मीन्स हम 8 नोटबुक खरीद सकते हैं 72 रुपीज़ में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं? जैसे A, B, C, D, ये सब क्या हैं? ये सब कंटिन्यू हैं। ठीक है, और प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे A, B, C, ये सब हैं प्रोपोर्शन। सो मतलब इन दोनों को कंटिन्यू और प्रोपोर्शन को ज्वाइन करके बनता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। और प्रोपोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A:B इक्वल B:C। सो ये भी प्रोपोर्शन है, सेम है ये भी। ठीक है, सो इसी तरह ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनता है। जिस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्वेश्चंस की तरफ। 4 12x ये सब क्या है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो चलिए निकालते हैं इसे। सबसे पहले हम इसे प्रोपोर्शन में बना देंगे। 4:12 इक्वल टू 12:x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे प्रोपोर्शन में बना दिया है और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है? A और D। सो 4 × x इक्वल टू मीन्स क्या होता है? B और C। सो 12 × 12। ठीक है, अब x यहाँ रह जाएगा और 4 इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। 12 × 12 अपॉन 4। अब यहाँ पर ये कट जाएंगे आपस में। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में।
सो 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा यहाँ पर। सो ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो कि हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के भी। अगर हमने शुरू से चैप्टर को अच्छे से समझा होगा तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी 25, 35 एंड x ये सब क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, हम इसे प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे। 25:35 इक्वल टू 35:x। ठीक है, तो ये हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में से कन्वर्ट कर दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्सट्रीम, या तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं या ऐसे शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब एक्सट्रीम होते हैं ए और डी। सो 25 इंटू एक्स इक्वल टू मीन्स है बी और सी, सो 35 इंटू 35। अब हम यहाँ पर 35 और 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आएगा 1225 और ये 25 इंटू एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 25 इधर उठ के डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू 1225/25। अब इसे कट कर देंगे। सो ये कटेगा 49 बार में। ठीक है, सो x की वैल्यू आ गई है 49। सो ये हो गया हमारा आंसर। हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The ratio of the income to the expenditure of a family is 9:7. Find the savings if the expenditure is 35,000. एक फैमिली है जिसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:7 है। हमें उसकी सेविंग्स फाइंड करनी है और जो उनका एक्सपेंडिचर है टोटल वो है 35,000। तो हमें यहाँ पर सेविंग्स फाइंड करनी है। सो सबसे पहले लेट द इनकम है यहाँ पर 9x। ठीक है, फिर सेविंग्स है 7x और जो एक्सपेंडिचर का जो टोटल दे रखा है वो है 35,000। बट हम यहाँ पर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। ठीक है, 9x माइनस 7x इक्वल टू 2x आएगा। फिर यहाँ पर जो ये 7x, यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दे रखा है उससे हम 7x से उसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 7x इक्वल टू 35,000 इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कटेगा 5 टाइम में, 7 5 ज़ा 35। तो ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू थी यहाँ पर वो आ गई है। अब ये जो 2x आया है, जो इन दोनों को हमने माइनस किया था वो सेविंग्स है। सो जो यहाँ पर सेविंग्स होंगी उनकी बात करेंगे। सेविंग्स इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x बचा था यहाँ पर, हमने इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस किया था, इक्वल टू 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू है 5,000, तो यहाँ लिख देंगे 5,000 और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10,000। सो ये जो हमारी सेविंग्स थी वो हमने निकाल ली है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दे रखा था और एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है मतलब जो रुपीज़ है 35,000 वो भी उसमें क्वेश्चन में दी हुई है। हमें सिर्फ सेविंग्स निकालनी थी। सो हमने एक्सपेंडिचर और इनकम को माइनस किया। सो हमारी जो सेविंग्स थी वो यहाँ पर आई है। फिर हमने एक्स की वैल्यू निकाली और फिर उसमें इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है।
Now come to the next topic. यूनिटरी मैथड. यूनिटरी मैथड एक ऐसी मैथड है जिसमें 1 यूनिट की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, फिर उसका यूज़ रिक्वायर्ड यूनिट के नंबर्स को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसे हम यूनिटरी मैथड कहते हैं. ये ऐसे सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं. अभी हम यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए. तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. सपोज यहाँ पर ये छोटी छोटी चॉकलेट्स यहाँ बनी हुई है, ठीक है. यहाँ हमने डेयरी मिल्क बना दी है, ठीक है. तो हमने यहाँ पर 6 डेयरी मिल्क बना दी है. अब हम इनकी कॉस्ट डिसाइड करेंगे कि इन 6 डेयरी मिल्क की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, मतलब एक चॉकलेट की वैल्यू कितनी होगी. सो कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट, यहाँ पर हम डिसाइड कर लेते हैं. चलो, हमने इसे एक चॉकलेट को हमने यहाँ पर मान लिया है 10 रुपीज़ की, मतलब कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट्स कितनी होगी, 60 रुपीज़ हो गई यहाँ पर, ठीक है. अब हमें 1 चॉकलेट की बताना है कि 1 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी. सो यहाँ पर हमने एक चॉकलेट बना दी. कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, ठीक है. सो यहाँ पर हमें एक चॉकलेट की कीमत बतानी है. सो हम यहाँ लिखेंगे 60/6, क्योंकि यहाँ पर 60 रुपये हैं और चॉकलेट्स कितनी है, 6 हैं, तो हमें एक की कीमत बतानी है. सो 6×6=1. सो यहाँ पर एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपीज़. सो हमें इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी पैटर्न के आएंगे. हमें कुछ कॉस्ट और यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं. तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. If the cost of 60 pence is 540 rupees, find the cost of 9 pence. यहाँ पर 60 पेनों की कीमत है 540, मतलब 540 है यहाँ पर, और हमें 9 पेन की कीमत बतानी है कि 9 पेन की कीमत कितनी होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ 60 पेन्स, 540 रुपीज़ के, ठीक है. फिर आफ्टर दैट हमें एक पेन की कीमत बतानी है. 1 पेन कितने रुपए का होगा. सो 540 डिवाइडेड बाय 60. 0 से 0 कट हो जाएगा. अब 6 की टेबल से 54 कटेगा 9 टाइम में, तो ये हो जाएगा 9 रुपीज़. मतलब एक पेन की कीमत कितनी है यहाँ पर, 9 रुपीज़ है. सो ऐसे ही हमें अब 9 पेनों की निकालनी है. सो 9 पेन्स इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 रुपीज़. सो 9 9 ज़ा 81 रुपीज़, ठीक है. सो कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स की कीमत कितनी हो गई, 81 रुपीज़. सो यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन था. हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 60 पेन्स, जो कि हमें क्वेश्चन में एज इट इज़ दे रखा है, फिर हमने 1 पेन की कीमत निकाली है यहाँ पर. फिर नेक्स्ट जो आंसर आया था 9 रुपीज़, उसमें हमने 9 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें ये पता करना था कि 9 पेन्स की कीमत कितनी है. सो जो 9 आया था हमने उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन करके जो फाइनल आंसर था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है. सो यहाँ पर जो 9 पेन्स की कीमत थी वो है 81 रुपीज़. सो यही है इसकी यूनिट मेथड, जो कि हमने अभी आगे देखा था चॉकलेट के टाइम पे. शायद आपको उस टाइम कुछ अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो शायद हमें क्लियर हो जाए. तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
The mass of 5 bags of cement is 250 kg. What is the mass of 90 bags of cement? यहाँ पर 5 बैग्स हैं सीमेंट के जिसका मास है 250 kg. तो हमें ये फाइंड करना है कि 90 बैग्स ऑफ सीमेंट का मास क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मास ऑफ 5 बैग्स का पहले देखेंगे हम. टू 250 kg है इसका. अब यहाँ पर हम 1 बैग का बताएंगे कि 1 बैग का मास क्या होगा. इक्वल टू 250 अपॉन 5. ठीक है. सो ये कट जाएगा. 5 5 जा 25. तो यहाँ पर 50 आ जाएगा. ठीक है. 50 kg मतलब एक बैग कितने किलो का है. 50 kg का है. अब हम 90 बैग्स की बात करते हैं. 90 बैग्स. ठीक है. अब जो यहाँ पर ये 1 kg का आया है 50 बैग्स, अब उसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 90 इंटू 50 kg. सो ये हो जाएगा 4500 kg. सो 90 बैग्स का जो मास था वो कितना आ गया 4500 kg. ठीक है. सो सबसे पहले जब भी हमें एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें सबसे पहले जो टोटल मार्क्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें यहाँ पर राइट करना है. फिर हमें 1 बैग का पता करना है. जो भी हो क्वेश्चन में, रुपीस हो या केजी हो या जो भी हो, सबसे पहले हम 1 बैग का फाइंड करेंगे. फिर जितना हमें फाइंड करना है, जितना हमें निकालना है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारा आंसर आ जाता है. सो 90 बैग्स का हो गया. यहाँ पर निकाल लिया कि 90 बैग्स 45 kg के हैं, 45,000 kg के हैं. और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If a cow grazes 20 meter square of a field in 6 days, how much area will it graze in 3 weeks? At the same rate, गाय है वो 6 दिन में 20 मीटर स्क्वायर फील्ड को ग्रेस करती है. तो हमें ये बताना है कि वो 3 हफ्तों में कितना ग्रेस करेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि उसने 6 दिन में कितना किया है. सो एरिया ऑफ फील्ड इन 6 days इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर. ठीक है. उसने इतना ग्रेस किया है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है. अभी हमें इसे 1 डे का बताना है. 1 डे में कितना ग्रेस करेगी वो. तो 20 अपॉन 6 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इसे अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसका हम आगे करेंगे. फिर अब हमें बताना है 3 वीक्स में वो कितना ग्रेस करेगी. तो 3 वीक्स मतलब 3 वीक्स मीन्स 21 डेज. ठीक है. 21 डेज में वो कितना करेगी. सो 20 अपॉन 6 इंटू 21 मीटर स्क्वायर. 21 क्योंकि यहाँ पर 3 वीक्स की बात हो रही है और 3 सप्ताह में 21 डेज होंगे. सो अब यहाँ पर हम इसे कट कर देंगे सभी को. 3 से कट हो जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. ठीक है. फिर ये 20 भी 2 से कट हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 और ये 10 टाइम में कटेगा. 20 2 10 ज़ा 20. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 70 मीटर स्क्वायर. सो 3 वीक्स में वो कितना ग्रेस करेगी. द काउ grazes 70 meter square of the field in 3 weeks. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बहुत ही इजी था. यहाँ पर भी हमें एक यूनिट दी गई थी कि वो 6 दिन में इतना ग्रेस करेगी. फिर हमें ये बताना है कि वो 3 वीक्स में कितना करेगी, मतलब 21 डेज में वो कितना ग्रेस कर पाएगी. तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है. तो हमारा आंसर जो आया था वो है 70 मीटर
स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Cost of 6 dozen oranges is 90 rupees. How many oranges can be purchased for 27.50 rupees? 6 डजन ऑरेंजेस की कीमत है 90 रुपीज़। सो हम 27.50 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस परचेस्ड कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 90 रुपीज़ में हमने कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं, मतलब 6 डजन में कितने ऑरेंजेस हमने लिए होंगे। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेस्ड 90 रुपीज़। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 12, क्योंकि एक डजन में 12 होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 72 होगा। 12 6 72, मतलब 6 डजन में हमें 72 ऑरेंजेस मिले हैं, हमने मतलब खरीदे हैं। अब हमें 1 रुपीज़ में बताना है कि 1 रुपीज़ में कितने ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। सो 1 रुपीज़ इक्वल टू 72 अपॉन 90। ठीक है, 1 रुपी का हमें बताना है। सो 72 ऑरेंजेस हैं और 90 रुपीज़ में हमने यहाँ पर खरीदे थे। अब नेक्स्ट है 27.50 रुपीज़ में हम कितने खरीद सकते हैं। सो परचेस्ड फॉर 27.50 रुपीज़ इक्वल टू 72 अपॉन 90 इंटू 27.50। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर देंगे। सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22। यहाँ पर जब इन सभी को डिवाइड करेंगे सो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22। सो 22 ऑरेंजेस परचेस्ड कर सकते हैं हम ₹27.50। सो हमने यहाँ पर इसकी जो कीमत हमें दे रखी थी, जो जिसमें हमें फाइंड करना था कि इतने रुपए में हम कितने खरीद सकते हैं, सो हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फाइंड कर ली है कि 27 रुपीज़ में 22 ऑरेंजेस हम खरीद सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। If 24 men can finish a piece of work in 15 days, how many men will be needed to finish it in 40 days? मतलब 24 मैन 15 दिन में एक काम को ख़त्म कर सकते हैं। सो हमें ये फाइंड करना है कि 40 दिन में हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी जिससे कि वो 40 डेज़ में काम ख़त्म हो जाए। सो सबसे पहले 15 डेज द नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 24 हैं। ठीक है, और 1 डे का बताना है हमें। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 15। ये या तो लेस डेज भी हो सकते हैं या फिर मोर मैन भी हो सकते हैं। 360 आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेस डेज भी हो सकता है ये और मोर मैन भी हो सकता है। अब हमें बात करना है 40 दिनों की। 40 डेज द नंबर ऑफ मैन जो कि हमें रिक्वायर्ड है 360 अपॉन 40 कर देंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 36 कटेगा 9 बार में। तो हमें यहाँ पर सेम यहाँ पर भी होगा, या तो मोर डेज भी हो सकते हैं या लेस मैन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी फाइनल नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पर लेस डेज था और मोर मैन थे, अब यहाँ पर मोर डेज भी हो सकते हैं और लेस मैन भी हो सकता है। सो 9 मैन विल बी needed
इन 40 days। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि यूनिटरी मेथड था, और ये इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर रेशियो से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को और उससे भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। सो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए आप पीछे ना रहें। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।